हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप ओवरसीज क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही एनालिटिकल पैराग्राफ्स की वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि लाइन ग्राफ वाला रहेगा। तो सबसे पहले जानना है कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिए कहाँ से गए हैं। तो ये लिए गए हैं IELTS। IELTS एक एग्ज़ाम होता है जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP कंडक्ट कराती है उन बच्चों के लिए, उन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे जो कनाडा पढ़ना जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इससे क्या है, इसको लिया गया है। इसके अंदर राइटिंग स्किल का एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर 2 टास्क होते हैं। पहला टास्क जो होता है उसके अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ्स आते हैं जो बेस्ड होते हैं मैप पर, चार्ट पर, ग्राफ पर या लाइन ग्राफ पर। प्रोसेस राइटिंग भी होती है इसके अंदर। और सेकंड होता है हमारा एसे पर। तो बेसिकली इसको यहाँ से लेने का जो मे बी पर्पस रहा होगा CBSE का, एक तो वो अपग्रेड कर रहे हैं हमें कि भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा 10th क्लास की राइटिंग स्किल का। दूसरा इसका रेलेवेंस ये भी है कि डाटा एनालिसिस हमें हमारी लेटर ऑन स्टेज पर, लेटर ऑन फ्यूचर में हेल्प करता है। जैसे अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो तो किसी कंपनी को अगर आप सर्व कर रहे हो तो वहाँ पर डाटा एनालिसिस का काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसी रिगार्डिंग इसको उन्होंने रखा है। अब डाटा एनालिटिक जो है हमारा, यहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ्स में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमें चार्ट, लाइन ग्राफ, रिपोर्ट, मैप ये लिखने हैं 150 से 200 वर्ड्स में। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है जो IELTS में टास्क 1 के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो होते क्या है ये एनालिटिकल पैराग्राफ्स। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। इसमें कहा गया है कि द एनालिटिकल पैराग्राफ लेज आउट, एक्सप्लेन्स द एविडेंस दैट सपोर्ट्स योर थीसिस। मतलब कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स क्या करते हैं, लेआउट जो होते हैं हमारे, उनको एक्सप्लेन करते हैं एविडेंसेस के साथ और सपोर्ट करते हैं हमारी समरी थीसिस। जो हम एक पैराग्राफ लिखते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे जाते हैं। ये एनालिटिकल पैराग्राफ जो है हमें 3 पॉइंट्स में लिखने चाहिए। इनका बहुत रेलेवेंस है। आप जब भी कोई एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे उनको हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड करोगे। मैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ हमेशा ही बताती हूँ कि चाहे वो ऐसे हो, आपका लेटर हो या आपका कोई पैराग्राफ है, उसमें हमेशा एक इंट्रोडक्शन ज़रूर होती है, एक बॉडी ज़रूर होती है और उसके अंदर एक कंक्लूजन ज़रूर होता है। वैसे यहाँ पर कि जब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद आपको बॉडी पैराग्राफ जिसके अंदर आप सब कुछ एक्सप्लेन करोगे कि एक्चुअली में ये क्या है, इसके बारे में जो आप पूरे एविडेंसेस और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो बॉडी में दोगे। कंक्लूजन में जो निष्कर्ष जिसको कहते हैं, अंत में क्या निकल कर आया वो आपने इसमें बताना है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने हमेशा ध्यान रखने हैं जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। तो अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि क्या है हमारे पास। आज मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आई हूं जो एक ग्राफ का है, एक लाइन ग्राफ का। क्वेश्चन इस तरह से है, द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. देखिए, हमेशा कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमेशा पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही उसके आंसर पर हम जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि क्या बदलाव आएंगे बर्थ रेट और डेथ रेट में न्यूजीलैंड में किस दौरान, 1901 से लेकर 2101 तक। हमें करना क्या है, हमें समराइज करना है इंफॉर्मेशन को, सेलेक्ट करके और उसको रिपोर्ट करना है मेन फीचर्स को। और हमें कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं आपस में कि इस ईयर में ये हुआ था, उस ईयर में ये चेंजेस देखने को मिले। तो बेसिकली समराइज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जो मैं कह सकती हूँ और एक इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस भी आपको रहेगी कि हमेशा जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें वहां पर आपको कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है।
आपको किसी चीज की अगर नॉलेज है वो आपने उसके अंदर नहीं देनी, आपको सिर्फ वही डाटा बताना है जो आपके उसको दिया गया है। रेलिवेंस जो है उसका, आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलना, आपको सिर्फ वही डाटा बोलना है जो रेलिवेंस इसके अंदर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस तरह का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ है हमारे पास लाइन ग्राफ। यहां पर वन साइड जो है ये है हमारा y एक्सिस और x एक्सिस। अब y एक्सिस पर हमें बताए गए हैं कितने थाउजेंड्स ऑफ बर्थ और डेथ हैं, और नीचे हमें दिए गए हैं ईयर्स, कि जो जो ईयर्स हमारे पास है उनके बारे में हमें यहां बताया गया है कि अब यहां पर 1901 से लेकर 2001 तक हमारे पास ईयर्स हैं, और यहां पर 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70,000 तक हमारे पास रेशो दिया गया। ठीक है, एक लाइन जो है, जो ये ग्रे लाइन है वो डेथ को इंडिकेट कर रही है, और जो ब्लैक लाइन है वह हमें बर्थ रेट को इंडिकेट कर रही है। तो हमने इसको पहले माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, फिर लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो करनी है इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन शुरू होता है हमारा इंट्रोडक्शन से, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास, द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 एंड 2001। तो हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम इस तरीके से देंगे। The graph shows changes in the birth and death rates in New Zealand since 1901 and forecast trends tip until 2001। तो ग्राफ क्या शो कर रहा है? चेंजेस शो कर रहा है बर्थ और डेथ रेट्स के न्यूजीलैंड में। कब से? सिंस पास्ट के लिए यूज कर लिया 1901 से, और फॉरकास्ट हम फ्यूचर को बताने के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अंटिल 2101। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे तब हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको ट्राई करो कि वन लाइन स्टेटमेंट में ही करो। जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप एक ही जगह पर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर आया है हमारा फुल स्टॉप, और यहाँ कॉमा यूज करके एक ही लाइन में इसको हमें दिया गया है। एक ही लाइन में हमारा क्वेश्चन था और एक ही लाइन में हमारा जो है इंट्रोडक्शन है। अब इसका बॉडी पैराग्राफ जो है वो हम देखेंगे। बॉडी पैराग्राफ में कहते हैं, बिटवीन 1901 एंड द प्रेजेंट डे द बर्थ रेट हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कंसिस्टेंटली 1901 दिया हुआ है हमें यहाँ पर। 1901 से हम क्या देखते हैं कि जो बर्थ रेट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम तक वो क्या है, इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आगे कहते हैं वो कि इट स्टूड एट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड इंक्रीज टू ए पीक ऑफ 66,000 इन 1961। क्या कह रहे हैं वो, यहां पर उन्होंने बताया शुरुआत 20,000 से की है और 1961 पे ये 66,000 तक पहुंच गया। यहां पर जो रेशियो है 66,000 तक वो चली गई है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सिंस देन द रेट हैज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 65 एंड 50,000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन स्लोली टू अराउंड 45,000 बर्ड्स बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो यहां तक तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि भी 20,000 से हमारी क्या है बर्थ रेट शुरू हुई, और वो क्या है 1961 पर हाईएस्ट पोजीशन पर थी 66,000 पे। लेकिन उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर डिक्लाइन शो किया जा रहा है। ठीक है, और डिक्लाइनिंग शो होते हुए उन्होंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट हम कहां तक रीच कर गए हैं, हम 40,000 से तो अबव है लेकिन 50,000 से काफी बिलो है। तो 2101 तक क्या है, बर्थ रेट क्या है, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही चीज कही है, सिंस देन द रेट हैज फ्लक्चुएटेड मतलब कि उतार चढ़ाव किसी चीज का होना, बिटवीन 65 एंड 50,000, 65 और 50,000 के बीच में क्या है फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और 45,000 तक इसकी रेशो चली जाएगी सेंचुरी के एंड तक, खत्म होने तक इस सदी के ये जो है 45,000 तक इसकी बर्थ रेट चली जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर एंडिंग हमारी दिख रही है कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट 45,000 तक है, तो वो डिक्लाइन दिखा रहा है कि नेक्स्ट सेंचुरी तक जाते जाते बर्थ रेट हमारा कम हो जाएगा। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ जो है, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हमने किस पे बनाया था, बर्थ पे। अब हमारे पास डेथ के लिए हम बनाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके पास जैसे 2 लाइन है और आपके पास काफी सारा डाटा है देने के लिए, तो आप उस पैराग्राफ को 2 बॉडी पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो कि एक में जैसे यहां पर बर्थ रेट के बारे में बताया और दूसरे में आप बता रहे हो डेथ रेट के बारे में। अब यहां पर देखो वर्ड यूज किया है हमने इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट मीन विपरीत अर्थ, कि इसके दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, जो डेथ रेट है, द डेथ रेट स्टार्टेड बिलो 10,000 एंड हैज इंक्रीज स्टेडीली अंटिल द प्रेजेंट टाइम। कहते हैं कि डेथ रेट जो है वो हमारा शुरू हुआ है कहां से, हमारा शुरू हुआ है वो 10,000 से, ठीक है, लेकिन वो स्लोली क्या है, राइज हो रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम तक अगर हम उसको देखते हैं तो वो डेथ रेट काफी बढ़ चुका है। कहां तक पहुंच गया, वो 30,000 से भी ऊपर चला गया है स्टूडेंट्स। तो वो चीज वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो 10,000 से भी बिलो से शुरू हुआ था और इंक्रीज, स्टेडीली इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे उसने क्या है प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज किया है। दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड बिटवीन 2021 एंड 2051 की, और ये ज्यादा इंक्रीज कब देखने को मिल रहा है, कहां पर, 2051 के अराउंड उसने ये चीज हमें बोली है कि 2021 से लेकर 2051 तक क्या है, इन दशकों के बीच में हमें क्या है बहुत सारा इंक्रीमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज होगा डेथ रेट में। When the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in 2101। कहते हैं कि ये जो है कंसिस्टेंटली 2021 के बाद एकदम से स्टीप हाई पे चला जाएगा ये, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राइज ही होता रहेगा 2081 के बाद भी, और हल्का सा ड्रॉप जो है वो कहां पर होगा, हमारा 2001 पर, ठीक है। तो ये इस तरह की लैंग्वेज क्या है हम बॉडी पैराग्राफ में यूज करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा लेवलाइज्ड लगे, और यहाँ पर बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी है जो आप इसको उठा सकते हो। इस जब ये पूरा मैं डिस्कस कर लूंगी मैं आपको ये मेंशन करूंगी कौन कौन सी वोकैबुलरी आपको यूज करनी है। अब ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 था। अब इसका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने वर्ड यूज किया ओवरऑल। ओवरऑल दीज अपोजिंग ट्रेंड्स मीन दैट the death rate will probably overtake the birth rate in around 2041 and the large gap between the two levels will be reversed in the later part of this century। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, अपोजिंग ट्रेंड होगा। शुरुआत कैसे हुई थी, हमारी जो शुरुआत हुई है वो ये है कि डेथ रेट जो है वो हमारा 10,000 से भी नीचे शुरू हुआ है और बर्थ रेट क्या है 20,000 से शुरू है। तो डेथ रेट नीचे था, लेकिन जैसे जैसे इसका ट्रेंड खत्म होगा, जैसे जैसे 2101 तक हम रीच करेंगे तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, बर्थ रेट नीचे आ जाएगा, डेथ रेट ऊपर चला जाएगा। तो जो गैप है उनके बीच में वो काफी बड़ा हो जाएगा और वो एविडेंट होगा हमारे लिए कि किस तरह से हमने ये चीजें चेंज की हैं। 2041 के बाद क्या है, ज्यादा गैप बढ़ जाएगा और हम क्या है ये देख सकेंगे कि दोनों क्या है एक रिवर्स ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर भी जो हमारा कंक्लूजन है वो भी हमने 1 स्टेटमेंट में ही दिया है। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो ज्यादा लेंदी नहीं बनाना, हमें उसको क्या है शॉर्ट रखना है, क्योंकि जो भी मेन ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं वो हमने बताने हैं। हमने इसमें कोई डाटा नहीं देना। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कंक्लूजन में आपको डाटा नहीं देना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप 1 लाइन स्टेटमेंट में ही इंट्रोडक्शन दें और 1 लाइन स्टेटमेंट में ही अपना कंक्लूजन दें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वोकैबुलरी जो थी जो यूज की गई है और जो आपको भी ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो वोकैबुलरी है वो आप देख सकते हो कि यहां पर बिटवीन जो हमारी है प्रपोजिशन हमने यूज किया। वर्ड जैसे कि प्रेजेंट डे, ठीक है, कंसिस्टेंटली एडवर्ब है जिसको हमने यहां पर यूज किया है। इसके साथ ही हमारे पास जैसे दिस पीरियड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको यूज कर सकते हो आप। इंक्रीज्ड इनको यूज कर सकते हो। फ्लक्चुएटेड,
वर्ब है जिसको यूज किया है फ्लक्चुएशन के लिए, हमने डिक्लाइन वर्ड को यूज किया है, स्लोली वर्ड को यूज किया है, यहाँ पर सेंचुरी को यूज किया है। ये आपकी सिंपल वोकैबुलरी है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो। पीक वर्ड जो है इसको यूज किया है कि भी हाईएस्ट पोजीशन पर जब वो पहुंचा तो पीक ऑफ 66,000 इन 1961। इस तरह के वोकैबुलरी का यूज आपने जरूर करना है इसके अंदर, क्योंकि ये वोकैबुलरी ही आपके आंसर को बेटर शो करेगी। सेकेंड पैराग्राफ जो है हमारा बॉडी पैराग्राफ, उसमें आपने जो वोकैबुलरी है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रही है। अब यहाँ पर भी हमारे पास वोकैबुलरी है, जैसे कि हमने सबसे पहले यूज किया है कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट, ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज हमने पहले देखी, स्टेडिली, धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंट जिस चीज को कहते हैं, स्टेडिली यहाँ पर यूज किया गया है। रैपिड वर्ड को यूज किया है हमने, प्रोबेबली को यूज किया है, ड्रॉपिंग को यूज किया है, स्लाइटली वर्ड को यूज किया है। तो यहां पर देखा जाए तो क्या निकल कर आ रहा है, एक तो कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ में आपकी नॉर्मल वोकैबुलरी, स्टेडी वर्ड है, ड्रॉपिंग वर्ड है, स्लाइटली वर्ड है, प्रोबेबली वर्ड है, ये सब हम यूज करते हैं, इनको हमें यहां पर अरेंज करना होगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक और टास्क भी लेके आई हूं जो आप खुद से परफॉर्म करेंगे, जो आपने जरूर करना है ट्राई, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगी और हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है। तो आज का जो आपका टास्क है वो ये रहेगा, ये टास्क है ऑलमोस्ट सेम सा ही है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अंदर ये ग्राफ है, इसमें हमें पॉपुलेशन डिस्कस करनी है इंडिया और चाइना की। जो हमारा ये पर्पल लाइन जो है, डार्क पर्पल जो है, ये इंडिया को इंडिकेट कर रही है, और लाइट पिंक पर्पल जो है ये चाइना को डिस्क्राइब कर रही है। तो आपने यही ट्रेंड देखना है, सेम है कि पास से 2005 से शुरू करके हमें फ्यूचर तक जाना है। रेलिवेंस यही रहेगा इसके अंदर, आपको यहाँ पर सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा ताकि आपका जो टेंस मिस्टेक है वो ना हो, और ट्राई कीजिएगा कि जो वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए हैं उनको करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।